प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अंकिता राय, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के गणित विषय के अध्याय 1 समुच्चय सेट्स का भाग 3 अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह जो है इस अध्याय का अंतिम भाग है। इस भाग को शुरू करने से पहले बच्चों, हमने भाग 1 में, भाग 2 में क्या क्या जाना उसे एक बार दोहरा लेते हैं। बच्चों, हमने भाग 1 में जाना कि समुच्चय होता क्या है, समुच्चय निर्माण की विधियों को भी जाना। भाग 2 में बच्चों हमने जाना कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। उसके साथ ही बच्चों हमने समुच्चय के उप समुच्चयों को भी जाना और हमने वास्तविक संख्याओं के जो उप समुच्चय होते हैं उन्हें हम अंतराल रूप में कैसे लिखते हैं उसे भी हमने जाना है। इस भाग के जो चर्चा का बिंदु है वो है घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, वेन आरेख, समुच्चयों पर संक्रियाएं, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का अंतर। चलिए बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अपना जो पहला टॉपिक है उसे शुरू करते हैं, घात समुच्चय पावर सेट। समुच्चय 1 के उप समुच्चय के संग्रह को A का घात समुच्चय कहते हैं। इसे PA से निरूपित करते हैं। PA का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। क्या कहा गया बच्चों कि कोई सेट है, हमारा समुच्चय है, उसके उप समुच्चय, जो भी उसके उप समुच्चय होंगे उन्हें हम एक साथ संग्रह के रूप में लिख लेंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही कहेंगे उसका घात समुच्चय पावर सेट। इसे PA से निरूपित करते हैं। ये देखिए, ये इसका प्रतीक चिन्ह है, PA से निरूपित करते हैं। और चूंकि देखिए अभी कहा गया कि जो भी A का उप समुच्चय है उसे ही संग्रह करना है। तो जब उप समुच्चय भी क्या होता है, समुच्चय होता है, तो उसके अवयव क्या होंगे, उसके अवयव क्या होंगे, समुच्चय ही होंगे। अब आते हैं बच्चों, एक उदाहरण देखते हैं। A बराबर 1 2 के घात समुच्चय लिखिए। इसी का घात समुच्चय लिखना है तो पहले क्या करना होगा बच्चों, इसके कौन कौन से उप समुच्चय बनेंगे इसे देखना होगा। चलिए करते हैं हल। हमने भाग 2 में किसी समुच्चय के उप समुच्चय को लिखना सीखा था कि कैसे हम किसी समुच्चय के उप समुच्चय बना सकते हैं। देखिए बच्चों, एक चीज हमने ये जानी थी कि किसी भी समुच्चय का 2 उप समुच्चय तो हमेशा ही बनेगा। एक रिक्त समुच्चय फाई, दूसरा वह स्वयं, यानी यहाँ पे स्वयं यानी क्या, 1 2। उसके बाद देखते हैं और कौन कौन से इसके उप समुच्चय बन सकते हैं। अगर हम सिंगलटन सेट बोले, एकल समुच्चय, देखिए ये और ये 2, इसे हम क्या करेंगे, संग्रह को इस प्रकार से कोष्टक में लिख देंगे क्योंकि इसी प्रकार से समुच्चय को लिखते हैं, पावर सेट है ये। और यहाँ लिख देंगे PA। ये क्या हो गया, जो A समुच्चय था उसके घात समुच्चय इस प्रकार से होंगे बच्चों। इसके और यही 4 जो हैं, 5 1 2 1 और 2, यही इसके उप समुच्चय होंगे। इसके अलावा कोई उप समुच्चय नहीं होगा। तो इसी प्रकार से इसे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि समुच्चय A ऐसा है कि Na=m, यानी Na=m, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, अवयवों की संख्या है, वो क्या है, m है, तब NPA यानी जो घात समुच्चय के अवयव की संख्या क्या होगी, P2 टू द पावर m होगी, 2 टू द पावर m। यानी देखिए अभी हमने देखा था कि जब n बराबर, हमने 1 और 2 का उदाहरण लेकर देखा था। A बराबर दिया था 1 और 2 दिया हुआ था बच्चों, तो कितने इसके PA की संख्या बनी थी, 4 अवयव बने थे हमारे। तब दिस इंप्लाइज दैट PA बराबर, अभी हमने देखा है कि PA बना है आपका कर्ली ब्रैकेट 5 1 2 1 2 और ये कर्ली ब्रैकेट बन। यहाँ पे देखिए n बराबर, यहाँ पे क्या है,
m बराबर 2 है। तो इस तरह से अगर फॉर्मूले से हम देखें, हमें तो दिख रहा है 1 2 3 4, 4 बने हैं, क्या फॉर्मूले से भी 4 ही बनने चाहिए? NPA का फॉर्मूला लगाते हैं, NPA बराबर क्या होगा? 2 टू द पावर 2 यानी 4। देखिए हमने फॉर्मूले से भी हमने दिखाया भी कौन कौन से 4 बनेंगे, और हमने फॉर्मूला भी यही दिखाया है कि 4 कैसे बनेंगे। तो ये फॉर्मूला है बच्चों। अब आते हैं सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। अब जाने यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो देखिए बच्चों, कोई समुच्चय है, ठीक है, कोई समुच्चय है, तो ऐसा दूसरा कोई समुच्चय जो उसको कंटेन करे, यानी जो पहला समुच्चय है वह उसका उप समुच्चय बन जाए, तो उसे ही क्या कहेंगे? उस समुच्चय का क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक सेट। क्या कहा गया? कि कोई समुच्चय है, एक बार और सुनिए, कोई समुच्चय है तो दूसरा वह समुच्चय जो उसके लिए, जो पहला वाला क्या है, वह उसका उप समुच्चय बन जाए, तो हम कहेंगे दूसरे वालों को कि यह क्या है? उसका सार्वत्रिक सेट है। जैसे हमने क्या जाना था, हमने भाग 2 में देखा था कि देखिए नेचुरल नंबर जो होती है, ज़्यादा नेचुरल नंबर जो होता है वो पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या का सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। तो ये क्या है? इसका उप समुच्चय है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं सार्वत्रिक सेट, यूनिवर्सल सेट किसका? n का। एक और चीज बच्चों हमने जानी थी कि n किसका सबसेट? q, परिमेय संख्याओं का भी सबसेट होता है, यानी परिमेय संख्या भी क्या बन सकता है? इसके लिए सार्वत्रिक सेट, यूनिवर्सल सेट बन सकता है। इससे हम इन दोनों से हमें क्या निष्कर्ष निकला बच्चों? यह निकला कि किसी भी सेट के लिए उसका यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं है, एक से अधिक हो सकते हैं, बस एक ही कंडीशन क्या है कि वह उसका सबसेट बने। देखिए यह भी यूनिवर्सल सेट बन रहा है n के लिए, और प्राकृतिक संख्या के लिए ये भी क्या बन रहा है? उसका यूनिवर्सल सेट बनना है। अगर मैं, और हमने एक चीज और देखी थी कि z इज सबसेट ऑफ q, यानी पूर्णांक संख्या जो होती है परिमेय संख्या के सबसेट होता है। तो क्या है, अगर z और इन दोनों की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा z के लिए यूनिवर्सल सेट, यानी जो q है n का भी यूनिवर्सल सेट है और z का भी यूनिवर्सल सेट है। इस प्रकार से हम अपने यूनिवर्सल सेट को समझ सकते हैं। अब आते हैं बच्चों, एक उदाहरण से समझते हैं। और समुच्चय A बराबर दिया है 1 3 5, B बराबर 2 4 6, C बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय A, B और C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? हमें बताना है कि A, B, C के लिए इन सब में से कौन कौन से सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा। तो देखा जाए A, B, C किस किस में कंटेन हो रहा है, तो देखते हैं। चलिए A को लेते हैं, पहला लेते हैं, पहले इसे लेते हैं। देखिए A में क्या है? 1 3 5, 1 भी है, 3 भी है, 5 है, यानी यह क्या हो सकता है? A के लिए सार्वत्रिक समुच्चय बन सकता है। B को देखते हैं, B में है 2 4 6, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यानी B के लिए यह क्या हो सकता है? B के लिए भी यह सार्वत्रिक समुच्चय बन सकता है। C के लिए देखते हैं 0 4 8 6, 0 2 4 6 8। तो देखिए 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन 8 इसमें नहीं है, यानी C के लिए यह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं बन सकता। यानी किसके किसके लिए बन सकता था? A के लिए बन सकता था और B के लिए। ठीक है, अब देखते हैं 5 हमने जाना था रिक्त समुच्चय, यानी इसमें कोई अवयव ही नहीं है। जब इसमें कोई अवयव ही नहीं है तो किसी का भी सार्वत्रिक समुच्चय, किसी का भी A, B या C किसी का भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं बनेगा। चलिए अब तीसरे पे चलते हैं, इसे लेते हैं, देखते हैं 1 3 5, 1 भी है यहाँ, 3 भी है यहाँ, 5 भी है, ये A का सार्वत्रिक समुच्चय बन सकता है। B 2 4 6, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, यानी ये B का भी सार्वत्रिक समुच्चय बन सकता है। C 0 2 4 6 8, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। C के भी सारे अवयव उसमें है, यानी यह C का भी, यानी इसके लिए क्या है? A, B और C तीनों के लिए ये क्या हो सकता है? सार्वत्रिक समुच्चय बन सकता है। चलिए अब इसे देखते हैं 1 3 5, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ये क्या हो सकता है? ये जो है
ए का सावित्रिक समुच्चय बन सकता है। बी के लिए देखते हैं 2 4 6, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, यानी बी का भी ये सावित्रिक समुच्चय बन सकता है। सी के लिए देखिए, सी में क्या है 0, यहाँ 0 नहीं है, मुझे एक ही अवयव मिल गया, यह क्या होगा अवयव नहीं है, तो हम कह सकते सीधे या सी का सावित्रिक समुच्चय नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि किसका सावित्रिक समुच्चय बनेगा, किसका सावित्रिक समुच्चय नहीं बनेगा। यही तरीका है देखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम। समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेख होगा बच्चों, आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है, जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख का नाम अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन के नाम पे इनका नाम वेन आरेख रखा गया है, नाम पर रखा गया है। समुच्चय के बीच जो भी, इसमें क्या बताई गई बात, समुच्चय के बीच जो भी हमारे संबंध होता है उसे हम वेन आरेख के द्वारा इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। कैसे समझते हैं आगे चल के समझते हैं। देखिए, किसी सावित्रिक समुच्चय को प्रायः एक आयत द्वारा, सावित्रिक समुच्चय को आयत द्वारा, ये आयत है, आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और सावित्रिक समुच्चय का जो नोटेशन होता है यू, यानी यहाँ अंदर हम यू लिख लेते हैं। यू जो दिखाता है वो दिखा रहा है कि यह एक सावित्रिक समुच्चय है आयत द्वारा, और उसके उप समुच्चय को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो भी उसके उप समुच्चय होते हैं तो उसको ऐसे ऐसे वृत्त द्वारा, जितने भी उसके उप समुच्चय होते हैं जिस प्रकार से होते हैं उस प्रकार से हम वृत्त द्वारा से प्रदर्शित कर देते हैं। ये ए लेते हैं उप समुच्चय, ये बी ले लेते हैं, ऐसे करके प्रदर्शित करते हैं। आगे के प्रश्नों में से और हम समझेंगे। चलिए, समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट। चलिए, समुच्चयों पे कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तब ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिखा गया हो। क्या बात कही गई बच्चों कि ए और बी का जो सम्मिलन होता है उसे हम कैसे हम देखते हैं, कैसे प्राप्त होता है हमें। ए के अवयव होते हैं उसमें, बी के अवयव होते हैं, और जो ए और बी में जो उभयनिष्ठ होते हैं, यानी जो ए में भी हैं वो बी में भी हैं, उन्हें हम दो बार नहीं लिखते हैं, उन्हें भी हम एक ही बार लिखते हैं। और इस प्रकार से हम ए और बी का सम्मिलन हम प्राप्त करते हैं। बच्चों, हमने भाग 1 में जाना था कि कभी भी जब हम कोई समुच्चय लिखते हैं तो किसी अवयव को दो बार नहीं लिखते हैं। इसीलिए जब ए सम्मिलन बी करते हैं तो जो भी अवयव ए और बी के उभयनिष्ठ होते हैं उन्हें दो बार ना लिखकर हम एक ही बार लिखते हैं। चलिए, प्रतीकात्मक रूप में हम इसे ए यूनियन बी पढ़ते हैं अंग्रेजी में, या उसका चिन्ह होता है, सम्मिलन का चिन्ह है ये, ए यूनियन बी लिखते हैं। और इसे ए सम्मिलन बी पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं ए सम्मिलन बी, इंग्लिश में पढ़ते हैं ए यूनियन बी। और यह क्या होता है, यूनियन का चिन्ह है। चलिए आगे एक उदाहरण से समझते हैं। यहां बच्चों एक फिगर दिखाया हुआ है, यू, मैंने बताया था आयत, जो आयत होता है और ये यू है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये सावित्रिक सेट है जिसके एक उप समुच्चय है और बी उप समुच्चय है। और देखिए ये जो आपका शेडेड एरिया है ब्लू कलर से, ये हमारा दिखा रहा है ए यूनियन बी, ये जो दिखा रहा है ए यूनियन बी को। और ये जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग का यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है पूरा, वो उभयनिष्ठ अवयव है जो ए में भी है और बी में भी से ओवरलैप करके दिखा दिया गया कि देखिए एक ही बार आ रहा है, इस प्रकार से एक ही बार आ रहा है। और इधर के अवयव ऐसे हैं जो बी में नहीं, और इधर के अवयव, यानी ये जो पूरा पार्ट है, जो कलर्ड पार्ट है पूरा, ये हमारा ए यूनियन बी को दिखाता है। चलिए एक उदाहरण समझते हैं। यदि ए बराबर 2 4 6 8 और बी बराबर 6 8 10 12, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे बच्चों, ए यूनियन बी बराबर, पहले कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे और देखिए
2 इसमें है, इसमें नहीं है, लिख लिया। 4 को भी लिख लेंगे। 6 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, 2 बार नहीं लिखकर एक ही बार लिखेंगे 6। 8 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 बार नहीं लिखकर एक ही बार लिखेंगे इसे। और 10 लिख लेंगे और 12 लिख लेंगे। यानी मैंने क्या किया, ए से शुरुआत किया, ए के अवयव को लिखा, उसके बाद देखा कि कौन कौन से कॉमन है, उसे 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखा और बी के अवयव को लिख लिया। इस प्रकार से हम ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म, कौन कौन से गुणधर्म होते हैं देखिए। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, यानी क्रम विनिमय नियम, इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है। दूसरा क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, साहचर्य नियम को भी पालन करता है, साहचर्य नियम का भी। ए यूनियन फाई, यहाँ पे फाई क्या है बच्चों, रिक्त समुच्चय, यानी यहाँ पे दिया भी है तत्समक नियम, उसे भी फॉलो करता है। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, कैसे फॉलो करता है अभी देखा जाएगा। ए यूनियन ए, यानी किसी सेट का उसके स्वयं के साथ अगर हम यूनियन निकालते हैं तो वो स्वयं ही मिलता है, वर्गसम नियम कहते हैं इसे। और यू हम जानते हैं हमेशा सार्वत्रिक सेट के साथ अगर यूनियन निकालेंगे, किसी यूनियन निकालेंगे किसी सेट ए का, तो क्या मिलेगा हमको, सार्वत्रिक सेट मिलेगा। यू का नियम इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिया है उदाहरण, यदि u बराबर दिया है, a बराबर दिया है, b बराबर दिया है और c बराबर दे दिया है, u a b c दे दिया है, तो सम्मिलन की संक्रिया के गुणधर्म को सिद्ध कीजिए। देखते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार। तो पहला जो नियम था हमारा क्रम विनिमय नियम, चलिए देखते हैं क्रम विनिमय नियम को। पहला हमें क्या प्रूफ करना है, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा देखिए, ए बराबर दिया है 2 3 4, तो लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं और देखते हैं 1। 3 देखिए आया इसमें भी, 3 यहाँ भी है, हम एक ही बार लिखेंगे। 4 भी है यहाँ, 4 यहाँ लिख लिया गया, एक ही बार लिखेंगे। और 6 लिख लेते हैं, 6 नहीं है तो लिख लेते हैं। इस तरह से ए यूनियन बी लिख दिया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड इंप्लाइज क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए। बी यूनियन ए बराबर, बी से शुरू करते हैं, चलिए 1 3 4 6 लिख लेते हैं। 1 3 4 6। अब ए पे जाते हैं, 2 लिख लेते हैं, 2 नहीं लिखा गया है, 3 लिख दिया गया है, 3 नहीं लिखेंगे, 4 भी लिख दिया गया, यहीं पे रुक जाना है, यानी यहीं पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं इस प्रकार से। अब हम क्या देखते हैं, देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है और 2 इसमें भी, इसमें भी। यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिल रहा है हमें, ए यूनियन, दिस इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हमने बच्चों भाग 1 में जाना था कि 2 जो समुच्चय होते हैं वो समान होते हैं। कब समान होते हैं, जब उनके अवयव की संख्या समान हो तथा जो अवयव ए में है वही अवयव बी में। तो देखिए क्रम बदला था यहाँ भी, और क्रम बदल सकता है, ये बताया था हमने ये पढ़ा था भाग 2 में। तो देखिए जो अवयव इसमें है वो अवयव इसमें है, बस क्या है, क्रम बदला हुआ था और हमने देख लिया। तो हमने क्या बोला कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है। तो क्रम विनिमय नियम हमने देखा कि फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि दूसरा जो साहचर्य नियम था, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यह साहचर्य नियम भी इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर उसका निकालेंगे जो मिलेगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड साहचर्य नियम के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी पहले लिख लेते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा, देखिए बी यहाँ पे 1 3 4 6 है और सी है 1 4 5। तो 1 1 दोनों में है, एक बार लिखेंगे, 3 लिख लेते हैं,
4 लिख लेते हैं 6। पहले मैंने बी को लिख लिया, हमने बी को लिख लिया। अब क्या करते हैं बच्चों, 1 लिखा जा चुका है, 4 लिखा जा चुका है, 5 नहीं लिखा गया तो 5 को लिख लेते हैं। ये इस प्रकार से हमारा ये हो गया बी यूनियन सी। अब ए के साथ यूनियन कर लेते हैं। ए में क्या है बच्चों, 2 3 4, तो पहले 2 3 4 लिख लेते हैं। 2 3 4 लिख लिया। अब देखिए उसके बाद 1 नहीं लिखा गया, 1 लिख लिया यहाँ पर। 3 लिखा जा चुका है, 4 लिखा जा चुका है, 6 लिख लेते हैं और 5 लिख लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमारा हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी निकालिए। टू 3 4 लिख लिया हमने। अब 1 लिख लीजिए, 1 नहीं लिखा गया, 3 नहीं लिख सकते, 3 लिखा जा चुका है, 4 लिखा जा चुका है। अब 6 ले लेते, इस तरह से ए यूनियन। अब यूनियन सी करना है हमको, कर लेते हैं सी के साथ इसका यूनियन। 2 3 4 1 6। अब ये लिख लिया। अब सी के साथ देखते हैं। 1 नहीं लिखा, 1 लिखा जा चुका है, 4 भी लिखा जा चुका है, 5 नहीं लिखा जा चुका है, यानी 5 को लिख लेते हैं एक बार। अब देखिए क्या दोनों बराबर हैं, देखिए 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी, इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 6 इसमें भी, इसमें भी है और 5 इसमें भी, इसमें भी है। यानी हमने देखा क्या कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। साहचर नियम का किस प्रकार से पालन होता है हमने देखा। चलिए बच्चों पढ़ते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो, यानी जो अवयव ए में भी हो और बी में भी हो वही ए और बी के सर्वनिष्ठ में आता है। प्रतीकात्मक रूप में हम लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी, यानी जो ए में अवयव है जो बी में है वही क्या आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। वेन आरेख से समझते हैं बच्चों। वेन आरेख में देखिए यू क्या है, सार्वत्रिक सेट है, इसे आयत में हम लोग ने प्रदर्शित किया हुआ है। यह ए इसका एक उपसमुच्चय है, यह एक उपसमुच्चय है और इंटरसेक्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी, देखिए दोनों ओवरलैपिंग का मैंने बताया था अभी यूनियन में, यानी वो अवयव जो ए में भी है और बी में भी है। देखिए एक बार इसे छायांकित कर लेते हैं इस प्रकार से, ए इंटरसेक्शन बी हम फिगर द्वारा समझते हैं, वेन आरेख में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक उदाहरण समझते हैं। यदि a बराबर 2 4 6 8 और b बराबर 6 8 10 12, a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों a इंटरसेक्शन b कैसे ज्ञात करेंगे, a इंटरसेक्शन b बराबर कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 4 है, 4 इसमें भी नहीं है। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है तो हम 6 को लिखेंगे। जो अवयव दोनों में हो, तो देखिए 6 था, 6 को लिखा गया। 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो क्या करते हैं 8 को लिख लेते हैं। और देखिए और कोई अवयव एक दूसरे से कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी हम लिखते हैं। अब देखिए बच्चों एक चीज दी गई है, यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो हमको रिक्त समुच्चय मिल रहा है, दोनों में रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है कि दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। यानी ए और बी क्या कहलाते हैं कि असंयुक्त समुच्चय, दोनों क्या है असंयुक्त है। वेन आरेख में किस तरह से दिखाते हैं बच्चों, देखिए आयत बनाते हैं, यू लिख लेते हैं और दोनों क्या है एक दूसरे से, देखिए ये इसे ए लिख लेते हैं, इसे बी लिखते हैं, ये इस प्रकार से वेन आरेख पे हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोनों का कोई भी भाग एक दूसरे से टच नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों क्या है एक दूसरे से असंयुक्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म देखते हैं। सम्मिलन भी क्या करता है, क्रम विनिमय नियम, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है।
A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी साहचर्य नियम का पालन करता है। और फाई इंटरसेक्शन यानी रिक्त समुच्चय के साथ, आप खुद सोचिए, रिक्त समुच्चय के साथ किसी समुच्चय का आप इंटरसेक्शन निकालें, कॉमन खोजने की कोशिश करें, क्या मिलेगा? रिक्त में तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं, इसीलिए क्या आता है? फाई आता है इस प्रकार से। और किसी समुच्चय का आप स्वयं के साथ, यानी आप खुद सोचिए कि आप अपने आप को आप शीशे में देखिए, आप अपने क्या पूरा पाएंगे, उसी तरह क्या होता है किसी समुच्चय का उसके स्वयं के साथ कॉमन भाग देगा तो खुद स्वयं मिलता है, इस प्रकार से इसे कहते हैं वर्गसम नियम। और किसी सार्वत्रिक सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसके उपसमुच्चय के साथ वही उपसमुच्चय मिलेगा, तो इस प्रकार से इसे कहते हैं यू का नियम। और ये है आपका वितरण या बंटन नियम। वितरण बंटन नियम में क्या होता है? A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, इस प्रकार से होता है बच्चों। चलिए अब आते हैं बच्चों समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चय A और B का अंतर उन अवयव का समुच्चय है जो A में है किंतु B में नहीं है। यानी अंतर में क्या होता है? अगर समुच्चय A का अंतर समुच्चय B से निकालते हैं तो वह अवयव मिलेंगे जो A में है लेकिन B में नहीं है। A में है किंतु B में नहीं है। प्रतीकात्मक रूप में हम लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं? A माइनस B, इस प्रकार से लिखते हैं। और पढ़ते हैं कैसे? A अंतर B पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है यदि A बराबर 1 2 3 4 5 6, B बराबर 2 4 6 8, A माइनस B और B माइनस A ज्ञात करना है। चलिए A माइनस B ज्ञात करते। A माइनस B, देखिए बच्चों क्या कहा गया? A में है किंतु B में नहीं है। तो कौन कौन से A में है? देखिए 1 2 A में भी है B में भी है, तो B में नहीं होना चाहिए, इसे हम छोड़ देंगे। 3 देखिए, 3 क्या है? A में है, B में देखिए कहीं भी 3 नहीं है। 4 देखिए A में भी है और B में भी है, इसे नहीं लिख सकते। और 5 देखिए 5 क्या है? इसमें नहीं है तो 5 को लिखेंगे हम। 6 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस प्रकार से हमने तैयार किया A माइनस B। A में हो B में नहीं हो, तो हमने किस प्रकार से देखा? मैच करा के देखते गए हम कि कौन कौन से अवयव A में है और B में भी है, उन्हें नहीं लिखा। जो जो अवयव A के बचे उन्हें हमने लिख लिया। अब आते हैं B माइनस A। B माइनस A बराबर, अब बच्चों B माइनस A बराबर क्या होगा? खुद सोचिए। B माइनस A बराबर यानी B में हो A में नहीं हो। तो देखिए B में 2 है, A में भी 2 है, हम नहीं लिखेंगे। B में 4 है, A में भी 4 है, नहीं लिखेंगे। B में 6 है, A में भी 6 है, नहीं लिखेंगे। B में 8 है, A में 8 नहीं है, यानी 8 लिख लेंगे। इस प्रकार से यह सेट सिंगलटन सेट है, एकल सेट है, एकल समुच्चय है। इस प्रकार से देखिए A माइनस B और हमने B माइनस A निकाल के देखा। इससे हमको एक और निष्कर्ष मिल गया बच्चों कि जरूरी नहीं किसी दो सेट के लिए कि A माइनस B और B माइनस A बराबर हो, यानी क्रम विनिमय नियम जो हम अभी देख रहे थे सर्वनिष्ठ के लिए, सम्मिलन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा था। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि क्रम विनिमय नियम का पालन हो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसे वेन आरेख से देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है हमारा? ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है। ये हमारा एक उसका उपसमुच्चय A है, उपसमुच्चय B है। और देखिए A माइनस B किस प्रकार से दिखाते हैं। ये भाग जो आपको मैं सेलेक्ट करूँ, ये भाग हमारा A माइनस B होता है। देखिए A में है और B में नहीं होता। देखिए इसको हमने नहीं लिया, क्यों? क्योंकि A में भी था B में नहीं था, तो हमने छोड़ दिया। ये जो भाग होता है वो A माइनस B में को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी, एक टिप्पणी समझते हैं बच्चों कि समुच्चय A माइनस B, B माइनस A, और ये गलत है बच्चों, यहाँ होना चाहिए A इंटरसेक्शन B। ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ आप समझेंगे A इंटरसेक्शन B परस्पर असंयुक्त होते हैं।
कैसे कहा गया असंयुक्त होते हैं, इसे हम वेन आरेख से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा एक सावित्रिक समुच्चय है U, इसका एक यह इसका एक क्या है, उपसमुच्चय A है ये, और एक इसका समुच्चय B है। अगर A माइनस बी की बात करें, A माइनस बी, देखिए ये A माइनस बी होगा, B माइनस ए की बात करें यह B माइनस ए होगा, और A इंटरसेक्शन B की बात करें यह A इंटरसेक्शन B होगा। देखिए जो बात अभी कही गई है उसको वेन आरेख द्वारा हमने देख लिया कि किस प्रकार से समुच्चय A माइनस बी, B माइनस ए और A इंटरसेक्शन B परस्पर असंयुक्त होते हैं। इसी के साथ बच्चों यह जो अध्याय था समाप्त होता है, समुच्चय अध्याय जो था समाप्त होता है। इसी पर आधारित आप गृह कार्य जो आज आपने भाग 3 पढ़ा, जो अंतिम भाग पढ़ा, प्रश्नावली 1.3, 1.4 आप पढ़ेंगे और इसे और समझने का घर पर प्रयास करेंगे बच्चों। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।